नमस्कार दोस्तों, भारत रोज नई उपलब्धियों को हासिल करता हुआ आगे बढ़ रहा है और स्पेशली डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में हम उन बड़े बड़े देशों को चुनौती दे रहे हैं, सीधा चैलेंज कर रहे हैं जो हमसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है, जो हमसे तकनीक के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं। हम उनको डिफेंस के मामले में और स्पेशली स्पेस के मामले में बहुत ज्यादा डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं, सीधा चुनौती दे रहे हैं। वैसे तो दुनिया में 45 से ज्यादा देशों के पास पनडुब्बियां पाई जाती है, सबमरीन्स पाई जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा गिने चुने ऐसे देश होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जो न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर शक्ति से चल सकती है। वो 6 ही देश है, 5 तो वीटो पावर वाले देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये 5 देश हैं, इनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, मतलब ऐसी सबमरीन्स है जो न्यूक्लियर पावर के माध्यम से चलती है, परमाणु शक्ति के माध्यम से चलती है। और छठे देश हम ही बने थे 2016 में, जब हमने INS अरिहंत एक ऐसी पनडुब्बी बनाई थी, एक ऐसी सबमरीन बनाई थी जो न्यूक्लियर पावर से चलने वाली है, जो न्यूक्लियर शक्ति से चलने वाली है। तो हम दुनिया के छठे ऐसे देश बने हैं, चुनिंदा देश बने हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन बनाई गई है। पूरी दुनिया में 6 ही देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी है, और ये बहुत बड़ी बात है। हम इतने आर्थिक रूप से इतने आगे पहुंचे नहीं है, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5वां नंबर ने हमें फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। एक विकासशील देश होने के बावजूद भी हम अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेते हैं, हम खुद की पनडुब्बी या सबमरीन बना लेते हैं, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ये बहुत बड़ी बात है और इसी से सिद्ध होता है कि भारत डिफेंस के मामले में धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश सबमरीन रखते हैं, लेकिन 6 देश इस मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं और हम वो छठे देश हैं। पाकिस्तान के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, इवन वेस्टर्न जो बड़े बड़े आर्थिक रूप से संपन्न देश है उनके पास भी पावर नहीं है। अब दूसरी बात यह आती है कि पनडुब्बी होती क्या है। पनडुब्बी का मतलब होता है पानी के अंदर चलने वाला एक युद्ध का जहाज। आप इसको एक तरीके से युद्ध पोत बोल सकते हैं। एक तो जहाज होता है जो सरफेस पे चलता है, सतह के ऊपर चलता है, और एक ये जहाज होता है जो पानी के अंदर डूबकर चलता है, पानी के अंदर अंदर चलता है, लेकिन इसमें पानी नहीं भरता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का अपग्रेड होते होते सभी लोग आगे बढ़े हैं। पहले तो भाप से चलने वाली पनडुब्बियां हुआ करती थी, फिर डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां आई, उसके बाद डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां आई, और अब न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां आ गई है। तो ये पनडुब्बियां, जो मैंने नाम बोले हैं अलग अलग, ये क्या क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। पनडुब्बियां कैसे काम करती है, इसके अलावा पनडुब्बियों को डिटेक्ट क्यों नहीं किया जाता है, पनडुब्बी पकड़ में क्यों नहीं आती। पुरानी वाली जो पनडुब्बी मैं बोल रहा हूं, भाप से चलने वाली, डीजल से चलने वाली, इलेक्ट्रिक से चलने वाली, ये पकड़ में आ जाती थी कहीं ना कहीं। क्यों पकड़ में आ जाती थी ये भी मैं अभी बताऊंगा। ये वाली जो पनडुब्बी है ना, इसको कोई भी दुश्मन पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता कि कहां पर है। और पनडुब्बी को साइलेंट किलर बोला जाता है, मैं आपको बता देता हूं। तो पनडुब्बी कुछ भी नहीं है, पानी का एक जहाज है जो पानी के अंदर डूबकर चलने का काम करता है, साइलेंट किलर की तरह काम करता है। चुपचाप दुश्मन पर जाके अटैक करना, दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कैसे काम करता है। और अभी हमने दूसरे नंबर की न्यूक्लियर पावर सबमरीन कमीशन कर दिए, मतलब हमारी नेवी को सौंप दिए, और उसका नाम है INS अरिहंत। इससे पहले जो पनडुब्बी हमने सौंपी थी न्यूक्लियर पावर वाली, उसका नाम था INS अरिहंत। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन का जो दूसरा वर्जन है जिसका नाम है INS अरिहंत, वो सरकार ने लॉन्च कर दिया है। इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। किसने लॉन्च किया है? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने INS अरिहंत को विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है। लॉन्च तो पहले हो चुकी है, लॉन्च तो इसको 2017 में कर दिया गया था। इसको अब कमीशन कर लिया गया है, नेवी में शामिल कर लिया गया है, एक्टिव कर दिया है। अब इसका हमारी नेवी यूज कर सकती है, उपयोग कर सकती है। तो वो तारीख थी 29 अगस्त। विशाखापट्टनम जो हमारा पोर्ट है, वहां से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको नेवी को सौंप दिया है, और इसका नाम है INS अरिहंत। और ये मेड इन इंडिया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई है, खुद हमने इसमें टेक्नोलॉजी, तकनीक और सारा का सारा काम हमने किया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, मैं बार बार जब बोल रहा हूं बहुत बड़ी बात होती है, एक विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो, 2016 के आसपास एक डील हुई थी सबमरीन की। किस किस के बीच में? ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी और एक फ्रांस के बीच में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया नाम का देश आप लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी कि आप हमें 12 पनडुब्बी बना के दीजिए, 12 सबमरीन्स बना के दीजिए। और ये डील थी $67 बिलियन की। $67 बिलियन की डील फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी, जिसमें फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया को 12 सबमरीन बना के देनी है आने वाले समय में। और इसके बाद में ये वाली डील फ्रांस से छूटकर किसके पास चली जाती है? US और UK।
अमेरिका और ब्रिटेन बीच में आ जाते हैं, फ्रांस को बायकॉट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कर लेते हैं। और इसके बाद में फ्रांस ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि अमेरिका ने और ब्रिटेन ने फ्रांस की पीठ पीछे छुरा घोंपा है। वो डील जो फ्रांस को मिल गई थी उस डील को कैंसिल करवाकर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की है। और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ जो ऑस्ट्रेलिया ने डील की है ना, उस डील की वैल्यू $368 बिलियन। आप एक अमाउंट देख के पता लगा सकते हैं कि पनडुब्बियां आने वाले समय में कितनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि दुश्मन का इनके बारे में पता नहीं चल पाता। एक तो सिंपल डेस्ट्रॉयर होता है या एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसका तो दुश्मन को पता चल जाता है, सरफेस के ऊपर चलता था, आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है, आराम से पता लगा जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा किलर है जो पानी के अंदर चलता है और दुश्मन को डायरेक्ट अटैक करता है, दुश्मन को पता भी नहीं चल पाता है। तो $368 बिलियन अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा भाग ऑस्ट्रेलिया खर्चा करने वाला है और 12 पनडुब्बियां बना के देगा। अब अमेरिका और ब्रिटेन किसको? ऑस्ट्रेलिया को। फ्रांस से डील कैंसिल हो चुकी है, इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक बात का आपने नाम सुना होगा, एयर स्पेस में या नॉर्मल धरती के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम रडार का यूज करते हैं। आपने रडार का नाम सुना होगा, RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एयर स्पेस में या जमीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है। लेकिन पानी के अंदर ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको सोनार कहा जाता है। और सोनार हम बचपन से पढ़ते आते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको कहते हैं सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके माध्यम से पानी के अंदर ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है कि पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, कोई चीज है या नहीं आसपास। कैसे पता चलता है? सोनार के अंदर देखो, एक तो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर यहां से अल्ट्रासाउंड पल्स से छोड़ता है, अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है। अगर आगे कुछ है ऑब्जेक्ट वगैरह, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई पानी के अंदर पर्वत हो सकता है या कोई पनडुब्बी जहाज वगैरह कुछ भी हो सकता है वो, तो उससे टकराकर तुरंत वापस से रिफ्लेक्टेड अल्ट्रा वायलेट साउंड जाएगी और इसको रिसीवर क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा और आराम से पता चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यहां से ट्रांसमीटर क्या छोड़ेगा? अल्ट्रा वायलेट वेव छोड़ेगा। अगर कुछ है तो टकरा कर ये वापस से कहां चली जाएगी? रिसीवर के पास चली जाएगी। तो आइडिया लग जाता है कि सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। तो सोनार का यूज किया जाता है पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। और हमारी जो पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, परमाणु शक्ति से चलने वाली जो सबमरीन थी, उसका नाम था INS अरिहंत। मतलब ये है, था नहीं, ये है। और देखो 2009 में हमने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था INS अरिहंत को। अरिहंत क्लास की ही ये सबमरीन है सारी की सारी। अरिहंत क्लास की पहली सबमरीन तो INS अरिहंत है और अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन अभी मैं आपको बता रहा हूं INS अरिघात को लॉन्च किया गया। INS अरिहंत को 2009 में लॉन्च किया गया था और 2016 में इसको हमारी नेवी को सौंप दिया गया था, इसको कमीशन कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। और अभी जो मैंने आपको पनडुब्बी बताई है INS अरिघात, ये सेकंड है INS अरिघात अरिहंत क्लास की। इसको 2017 से लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अब इसको नेवी को सौंप दिया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। और आपने एक चीज और देखा होगा, अरिहंत क्लास मिसाइल सबमरीन, इंडिया नेवी गेटिंग ए न्यू SSBN। ये SSBN सबमरीन क्या होती है? SSBN सबमरीन का मतलब क्या होता है? ऐसी सबमरीन जो परमाणु कैपेबल है या न्यूक्लियर कैपेबल है। दो शब्द हैं देखो, एक तो न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब ऐसी सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर के माध्यम से चलती है, चलने का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर पावर है, परमाणु शक्ति है। और एक होता है न्यूक्लियर कैपेबल। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब होता है कि वो ऐसे जो हथियार है, गोला बारूद है, जिसको टॉर्पीडो या वारहेड कहते हैं, वो परमाणु शक्ति वाले यूज कर सकती है। तो न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब हथियार, परमाणु हथियारों का यूज करने में सक्षम है। और न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या होता है? वो न्यूक्लियर पावर के माध्यम से चल सकती है। तो न्यूक्लियर पावर के माध्यम से चलना और न्यूक्लियर कैपेबल होना, ये दोनों काबिलियत इसके अंदर है। ये चलती भी है न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से, न्यूक्लियर पावर के माध्यम से, और ये इतनी पावरफुल है, इतनी शक्ति संपन्न है कि इसके अंदर जो वॉर हेड लगाए जाते हैं, टॉर्पीडो लगाए जाते हैं, गोला बारूद वगैरह लगाए जाते हैं, वो न्यूक्लियर वॉर हेड लगाए जाते हैं। तो न्यूक्लियर कैपेबल, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर का यूज किया जाता है, जिनमें परमाणु शक्ति से संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया जाता है ना, उन मिसाइल्स को कहा जाता है सबमरीन। उन सबमरीन को कहा जाता है SSBN सबमरीन। तो सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर, ये SSBN की फुल फॉर्म होती है। और INS अरिहंत और INS अरिघात दोनों ही SSBN पनडुब्बियां है। इसका मतलब यह है कि परमाणु
हथियार छोड़ने में सक्षम है, कहीं पर भी ले जाकर इनको परमाणु हथियार छोड़े जा सकते हैं। और अभी मैं आपको बता रहा था कि बहुत प्रकार की पनडुब्बियां शुरू से ही सामने रही है। आप एक बार देखो, सबसे पहले स्टीम प्रोपेल्ड सबमरीन, ये 1900 के आसपास चला करती थी। पहले देखो डीजल नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिक बिजली नहीं हुआ करती थी, या न्यूक्लियर पावर का कोई ज्यादा चलन नहीं था, तो भाप के माध्यम से पनडुब्बियां चला करती थी। अब इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि कोयला जलता है, कोयला जलने के बाद भाप बनती है, तो कोयला जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब भाप बनती है तो बार बार भाप को छोड़ने के लिए उसको सरफेस पे भी आना पड़ता था। तो हर 1-2 घंटे के अंदर उस पनडुब्बी को भाप को छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सतह पर आके वापस अंदर जाना पड़ता था। तो ये 1900 के आसपास चलती थी। कोयला जलाकर भाप बनाई जाती थी, और कोयला जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन सरफेस पे लेके भी जाती थी, और जो भाप बनी है उसको छोड़कर भी जाती थी। तो अंदर बाहर निकलना इसका काम लगा रहता था। उस टाइम पे बहुत एडवांस रही होगी। उसके बाद में डीजल पावर्ड सबमरीन्स आ गई जमाने के अंदर 1940 के आसपास। डीजल पावर्ड सबमरीन का मतलब क्या होता है? ऐसी सबमरीन्स जो पावर के रूप में डीजल का उपयोग करती है। डीजल डाला जाता है, डीजल का कंबशन होता है, डीजल जलता है, और जैसे अपनी बाइक चलती है, कार चलती है, वैसे चलता है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है भाई? डीजल भी तभी जलता है जब आपके पास ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के बगैर डीजल जल नहीं सकता है, तो डीजल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसको भी कहीं ना कहीं थोड़े 1 या 2 दिन के अंदर सरफेस पे आना जरूरी होता है। क्या करने के लिए? ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए। ये भी सरफेस पे आती है 2-3 दिन में, ऑक्सीजन लेके जाती है, तब जाके डीजल जलता है, तब जाके चलती है। तो थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका भी है। फिर नया वर्जन आता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का मतलब क्या होता है? डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली। जब पनडुब्बी चल रही है, आगे बढ़ रही है, किसी दूसरी तरफ जा रही है, तो डीजल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डीजल से थोड़ी फास्ट चलती है पनडुब्बियां। लेकिन डीजल का ड्रॉबैक क्या है कि भाई बार बार 2-3 दिन में ऊपर आना पड़ता है, और ऊपर आने के बाद ऑक्सीजन को लेके जाना पड़ता है, तब जाके डीजल जल पाता है। तो एक और इसमें ऐड किया गया इलेक्ट्रिक की। जब सबमरीन स्टैंड बाय मोड पे है, जब ये खड़ी हुई है, उस टाइम की अगर हम बात करें तो बैटरी इसमें लगा दी जाती है। बैटरी के माध्यम से या इलेक्ट्रिक बिजली के माध्यम से ये आराम से खड़ी रह सकती है, अपने आप को एक जगह रोक सकती है। तो जब ये स्टैंड बाय मोड पर होती है, एक जगह खड़ी होती है, जब ये चलती नहीं है, ट्रेवल नहीं करती है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक बैटरियां रखी रहती है, उसके माध्यम से आराम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सारे के सारे सबमरीन को चलाया जा सकता है। और अब जो नया वर्जन आया है, इसका भी एक ड्रॉबैक आपको पता है कि इसमें भी डीजल तो शामिल है, और अगर डीजल शामिल है तो सिंपल सी बात है कि इसको सरफेस पे तो आना ही पड़ेगा, और अगर 2-3-5 दिन में कभी भी सरफेस पे आएगी तो ऑक्सीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं दुश्मन को पता भी चल जाएगा, डिटेक्ट भी कर लिया जाएगा। अब जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ऐसी पनडुब्बियां, ऐसी सबमरीन्स जो न्यूक्लियर पावर के माध्यम से चलती है, परमाणु शक्ति के माध्यम से चलती है। न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है कि न्यूक्लियर फिजन का नाम आपने सुना होगा, नाभिकीय विखंडन का नाम आपने सुना होगा फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन का यूज हम वो परमाणु हथियार बनाने में भी किया जाता है, उसका मतलब बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में भी किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन वो है, तो न्यूक्लियर पावर से चलने के लिए, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड वे में काम करता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कितने भी दिन के लिए आप उसको अंदर रख सकते हैं, पानी के अंदर चला सकते हैं। ये इसका सबसे बेस्ट वर्जन है। ज्यादातर देश आजकल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का यूज करना कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे सबमरीन, लेकिन कुछ गिने चुने देश है जो खुद की न्यूक्लियर पावर सबमरीन रखते हैं। तो क्या समझ में आया? हमें यह समझना है कि न्यूक्लियर पावर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जलने के लिए, चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कंट्रोल्ड वे में इनको चलाया जाता है, और आराम से पनडुब्बी रन करती है। तो ये वाली पनडुब्बी हमने 2 बना लिए, न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी। न्यूक्लियर पावर का मतलब न्यूक्लियर पावर से चलना, और न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर हथियार छोड़ पाने में सक्षम है। ये दोनों ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये सबमरीन का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अपना मकान होता है ना, उसी तरीके से हर एक शिफ्ट होती है। यहाँ पर आपको पता है कि ये विंग लगी हुई है, चक्कर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको विंग दिख जाएगी, पंखुड़ियाँ दिख जाएगी, ये मैजिक स्टाफ है, विजर्ड स्टाफ है, हथियार स्टाफ है, बहुत सारे इसमें वर्जन्स होते हैं। ये जो INS अरिघात लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा,
इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है। पहले जो हमने पनडुब्बियां लॉन्च की थी, कोई 1800 टन की थी, कोई 1700 टन की थी, कोई 2000 टन की थी, ये 6000 टन की है। इसकी साइज देख रहे हो आप, 6000 टन की पनडुब्बी है ये, और 111 मीटर इसकी लेंथ है, 111 मीटर के आसपास लंबाई है, गहराई है लगभग 10 मीटर के आसपास, मतलब लगभग 32-33 फीट नीचे तक जा सकती है और पानी के अंदर चल सकती है। 3 मंजिल के आसपास नीचे जाके पानी के अंदर आराम से ट्रेवल कर पाने में सक्षम है। 6000 टन का इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, 111 मीटर इसकी लंबाई है, 10 मीटर के आसपास ये डूब सकती है। और बीम कितने, 11 बड़े बड़े बीम है, 11 बड़े बड़े खंभे हैं इसको रोकने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को रोकने के लिए। और टॉप स्पीड क्या है इसकी, 24 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स इसकी टॉप स्पीड है जब ये डूब कर चलती है अंदर, और जब ये सरफेस पे होती है ना तब इसकी स्पीड है 10 नॉटिकल माइल्स। तो सतह के ऊपर 10 नॉटिकल माइल इसकी स्पीड है, और जब ये डूब के चलती है तो 24 नॉटिकल माइल इसकी स्पीड है। और ये तो मैं आपको आईएनएस अरिहंत के बारे में बता रहा हूं, आईएनएस अरिहंत की भी यही स्पेसिफिकेशंस है। आईएनएस अरिहंत से थोड़ा एडवांस है क्योंकि इसके अंदर हमारी जो देश की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका ज्यादा प्रयोग किया है। आईएनएस अरिहंत के अंदर तो यूएसएसआर वगैरह से हमने थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको बनाया था, उससे ज्यादा एडवांस इसमें लगभग 95% के आसपास इंडिजिनियस इक्विपमेंट का प्रयोग किया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो हमारे पास पहले से बहुत सारी पनडुब्बियां हैं, बहुत सारी जो सबमरीन्स हैं, वो क्या बेकार हो गई? वो तो न्यूक्लियर पावर से नहीं चलती है, वो तो परमाणु शक्ति से नहीं चलती है, तो क्या वो बेकार हो जाएगी? नहीं, वो बेकार नहीं होगी। उसका भी एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है। मैंने आपको बहुत सारी पनडुब्बियों के बारे में भी आपको बताया था। देखो, स्टीम प्रोपेल्ड, डीजल पावर्ड, डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर्ड। अब ये जो पहले से हमारे पास 17-18 जो पनडुब्बियां मौजूद है, वो पनडुब्बियां बेकार नहीं हुई है। आपने नाम सुना होगा एक चीज का, रेट्रोफिटिंग का। रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई बाइक है और बाइक चलती है डीजल से, उसको आप कई बार सीएनजी की बाइक बनवा लेते हैं। कैसे बनवा लेते हैं? उसमें एक और चीज फिट कर दी जाती है, सीएनजी की टैंक फिट कर दिया जाता है, और उसमें एक और ऐसा सिस्टम डाल दिया जाता है कि आप जब चाहो जब उसको डीजल से चला लो, और जब चाहो तब आप उसको सीएनजी से चला लो। इसको कहते हैं रेट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग का कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एयर इंडिपेंडेंट पावर, या इसको बोला जाता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन, एआईपी सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन बोलो या एयर इंडिपेंडेंट पावर बोलो। इसके अंदर क्या होता है, देखो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है जो हमने पहले पनडुब्बियां बढ़ा दी कि वो डीजल इलेक्ट्रिक है। डीजल इलेक्ट्रिक का मतलब डीजल को जलने के लिए कम से कम सतह पे तो आना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा, तो हर 2-3 दिन में पनडुब्बी बाहर दिखाई दे ही जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया है, एक तो संपीड़ित ऑक्सीजन, पहले ही संपीड़ित ऑक्सीजन को इसमें डाल दे के कंप्रेस करके सिलेंडर में भर लिया जाता है। तो ऑक्सीजन तो पहले ही भर के इसमें लेके रख देते हैं। ये ऑक्सीजन रखी हुई है, LOS बोलते हैं, संपीड़ित ऑक्सीजन बोलते हैं, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन टैंकों में भर के रख दिया जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन का एक टैंक लिया जाता है, और जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी वहां पर बड़ा भयंकर जलने की कार्रवाई होगी। ये दोनों काम करेंगे और यहां पर आपका फ्यूल होगा। फ्यूल के रूप में कुछ भी हो सकता है, फ्यूल के रूप में डीजल भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो डीजल को जलाने के लिए अब पनडुब्बी को बाहर बार बार आने की जरूरत नहीं है। डीजल को जलाने के लिए अब आपने वहां पर ऑक्सीजन डाल रखा है और हाइड्रोजन का टैंक डाल रखा है। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहां मिल जाते हैं वहां पे अपने आप ज्वाला पैदा हो जाती है, वहां पे अपने आप ज्वलनता पैदा हो जाती है, कंबशन पैदा हो जाता है। तो आराम से ये जो आपका डीजल नाम का फ्यूल है ये आराम से जलने लगेगा, इसी का नाम है, ठीक है। तो देखो, that allow marine to operate without access to atmosphere oxygen। बार बार एटमॉस्फेयर या सतह की जो ऑक्सीजन है उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये पानी के अंदर ही रहती है, और संपीड़ित ऑक्सीजन डाल दी जाती है और हाइड्रोजन डाल दिया जाता है, और इन दोनों को मिला के कंबशन उत्पन्न होता है, और जो भी फ्यूल होता है वो क्या होता है, जलने लगता है। तो उन पनडुब्बियों के अंदर हम रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सब में ऐड कर रहे हैं, तो वो भी आराम से अब पानी के अंदर ही रहेगी और उनका भी दुश्मन पता नहीं लगा पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन सी क्लास की सबमरीन है। देखो, दो तो मैं ये बता रहा हूं जो एक्टिव है, जो सक्रिय है, जो वर्तमान में जिनका हमारी नेवी यूज करती है, हमारी नौसेना यूज करती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दो तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, अभी मैंने आपको बताया था। एक तो आईएनएस अरिहंत और एक आईएनएस अरिघात।
आईएनएस अरिहंत तो हमने 2016 में कमीशन कर दी थी, शामिल कर लिया था, और आईएनएस अरिगात अभी मैंने आपको बताया था 2024 में क्या कर लिया है, कमीशन कर लिया है। ये अरिहंत क्लास की सबमरीन है और इनको एसएसबीएन सबमरीन भी कहते हैं। एसएसबीएन सबमरीन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को चला पाने में सक्षम है, उनको छोड़ पाने में सक्षम है। तो ये एसएसबीएन पनडुब्बियां हैं, अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां हैं, और ये 2 हम अब तक लॉन्च कर चुके हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट है 6000 और ये इंडियन मेड है, भारत द्वारा बनाए गए। इसके अलावा 3 और महत्वपूर्ण क्लास की पनडुब्बियां भारत में चलती है जो हम किसी न किसी देश की मदद से बढ़ाते हैं। जैसे कलवरी क्लास की हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पनडुब्बियां चलती है। कलवेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वजीर और वंगसीर, ये 6 पनडुब्बियां हमारे पास कलवरी क्लास की है। ये हमने फ्रांस की मदद से बनाई है और इनका डिस्प्लेसमेंट देखो आप 1775 टन। कहां 1775 टन और कहां 6000 टन, कितना अंतर है इन दोनों के अंदर। दूसरा, शिशुमार क्लास की हमारे पास पनडुब्बियां है 4। शिशुमार, सिसुको, साल्की, सांकुल, ये 4 जो पनडुब्बियां ये शिशुमार क्लास की है और ये हमने जर्मनी की मदद से बना रखी है। और एक और क्लास है सिंधु घोष। सिंधु घोष क्लास के हमारे पास 7 पनडुब्बियां हैं जो हमने यूएसएसआर की मदद से बनाई है, मतलब रशिया की मदद से बनाई है। ये सिंधु घोष नाम की है। तो ये टोटल कितनी है, 17 तो ये हो गई जो डीजल इलेक्ट्रिक है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भारत में टोटल 17 है और न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी 2 है। तो 17 और 2 कितनी हो गई, 19 हो गई है। ये जितनी भी पनडुब्बियां आपको दिखाई दे रही है जो डीजल इलेक्ट्रिक है, इनमें रेट्रोफिटिंग की जा रही है और इनमें ये वाला कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है एयर इंडिपेंडेंट पावर का, एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन का। इनको बार बार सतह पे आकर सतह की ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, पहले से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डाल दी जाए और वो फ्यूल को जलाने में आराम से सक्षम हो जाती है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में 42 से ज्यादा देशों के पास, मोर देन 42 कंट्री, अब तो लगभग ये 45 देश हो गए हैं। 45 से भी ज्यादा देशों के पास पनडुब्बियां हैं। कितनी पनडुब्बियां हैं, 485 पनडुब्बियां हैं। लेकिन इस दुनिया में 6 ही ऐसे गिने चुने देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति से चलाने की पावर है पनडुब्बी को। वो देश कौन कौन से हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत। अमेरिका के पास टोटल 68 पनडुब्बियां हैं और न्यूक्लियर पावर से चलने वाली 68 पनडुब्बियां, मतलब जितनी भी अमेरिका के पास पनडुब्बियां सारी की सारी न्यूक्लियर पावर से चलती है। रशिया के पास टोटल पनडुब्बियां तो 49 है लेकिन न्यूक्लियर पावर से चलने वाली 29 ही है। चाइना के पास टोटल पनडुब्बियां तो 59 है लेकिन न्यूक्लियर पावर से चलने वाली कितनी है, 12 ही है। वैसे यूके के पास टोटल पनडुब्बियां 11 है और न्यूक्लियर पावर से चलने वाली 11 है। मतलब यूके के पास जितनी भी पनडुब्बियां हैं सारी की सारी न्यूक्लियर पावर से चलती है, डीजल इलेक्ट्रिक या डीजल की पनडुब्बियां नहीं रही है। और फ्रांस के पास टोटल 8 पनडुब्बियां, 8 की 8 न्यूक्लियर पावर से चलती है। हमारे पास देखो 17 और 2 कितनी हो गई, 19 पनडुब्बियां हमारे पास, ये 16 गलत लिखा हुआ है, 19 पनडुब्बियां उसमें। अब एक तो देखो आईएनएस अरिहंत और एक और जोड़ दो आईएनएस अरिघात। 19 पनडुब्बियां वर्तमान के पास भारत के पास हैं और इस 19 पनडुब्बियां में से 17 तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं और 2 न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास ये ताकत है कि वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी पनडुब्बियों को यहां से वहां ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी पनडुब्बियों को दुश्मन पता नहीं लगा पाएगा किसी भी माध्यम से, क्योंकि अब इनको बार बार ऊपर आकर, पानी के बाहर आकर किसी भी वजह से सरफेस पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। न्यूक्लियर पावर वाली होगी है तो पानी के अंदर ही रहने का काम करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।